Good morning, all of you. Let's start our today's session, which is going to be isobars and isotopes. So, in this session, we will deal what is isotope. So, see this symbol. See this X. ये जो आपको X दिख रहा है, this X is for the element. ये X हम element के लिए यूज़ करेंगे. We will use for this symbol as a X and A. ये जो ऊपर की तरह आपको दिख रहा है A is for the atomic mass. ऊपर जो लिख रहा है एटॉमिक मास, यानी जो नीचे जो Z दिख रहा है इसको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे. ठीक है, तो ऊपर जो लिखा रहता है इट इज़ एटॉमिक मास एंड ये जो नीचे लिखा है इट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर. सो द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल. नॉर्मल एलिमेंट सिंबल X, और ये जो ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट. ये जो ऊपर की तरफ लिखा है इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट एंड इट इज़ नोन एज एटॉमिक मास. और ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. ओके, सो दिस टाइप वी कैन रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट. सो लेट्स सी what is isobars and isotopes. See, isobars are the atoms with same mass number but different atomic number. See, this is the examples of isobars. See, this is carbon and this is nitrogen. These are isobars. ये दोनों isobars हैं of each other. See here, this is ऊपर वाला नंबर क्या होता है? Atomic mass number. So atomic mass number is the same here. यहाँ पर ये जो atomic mass दिख रहा है आपको, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है. मतलब ये ऊपर वाला नंबर जब सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर जब सेम होता है तो हम इसको बोलते हैं आइसोबार्स. सो दिस इज़ आइसोबार बिकॉज हियर इज़ एटॉमिक मास नंबर इज़ सेम एंड एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट. इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक नंबर 7 है. सो दिस इज़ द आइसोबार्स. एंड नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, एटम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल हो, सेम हो, identical atomic number but different atomic mass number are known as isotopes. See what is isotopes. Here is an examples of isotope. See this example. See, this is the isotopes of carbon. See here carbon and carbon. ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं. इसका एटॉमिक नंबर सेम है 6 6 6. एटॉमिक मास नंबर 12 13 एंड 14. मीन्स जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स. तो इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 13 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 14 है. बस बट एटॉमिक नंबर इज सेम. एटॉमिक नंबर इज सेम 6 6 6. सो दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर. कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लोरीन. सी दिस क्लोरीन एटॉमिक मास नंबर हियर इज 35 एंड हियर इज़ 37. इन दोनों का एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है. दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर बट इनका एटॉमिक नंबर सेम है 17 एंड 17. हियर इट इज अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोटॉप. 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के. देखो, फर्स्ट वन को हम बोलते हैं प्रोटियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन. इसका परसेंटेज 99.985% ये नेचुरली प्रेजेंट है. सो प्रोटियम 1 and 1. इसका एटॉमिक मास नंबर 1 है. ऊपर जो लिखा रहता है उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे. ओके, अभी बताया मैंने. एंड सेकंड वन इज़ ड्यूटेरियम. इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ड्यूटेरियम. इसका एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2. एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है आइसोटॉप्स का. थर्ड वन इज़ ट्राइटियम 1 and 3. सो this is the examples of isotopes. So what is isotopes? Isotopes are the same atomic number but different mass number. और एटम को जब भी हमको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा. सो लास्टली एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेंशन regarding isotope is that chemical property of atom are controlled by the number of electron. कोई भी chemical property which is shown by a element which is controlled by the number of electrons which are determined by the number of proton in the nucleus. Okay. Number of neutron present in the nucleus have very little effect on the chemical property. न्यूट्रॉन कितने हैं इससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे डजेंट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देयरफॉर ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट,
तो जितने भी आइसोटॉप्स है, सी ये आइसोटॉप्स आपको दिख रहे हैं, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, भले इनका मास नंबर अलग अलग हो, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम. ओके, सी दिस एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम 2.1. कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट. ये एलिमेंट दिया है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें. सो दिस इज एटॉमिक नंबर, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है और ये 80 मास नंबर है. इसमें आपको यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. सो सी जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये नीचे वाला क्या है, जेड है, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर वाला क्या है, ए. ये मैंने आपको बताया था एक्स एंड नीचे वाला क्या है, जेड, ऊपर वाला क्या है, ए. तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो दिस इज द 35 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जेड इज इक्वल टू 35 एंड ए इज इक्वल टू 80, ऊपर वाला 80. सो इट इज़ ये जो स्पीशीज है न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कोई स्पीशीज न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे. सो जेड इज इक्वल टू 35. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 35. अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिंपल, ये रहा फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का. आप इस 80 में से 35 को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा. मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो 80 माइनस 35 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे. इट इज़ 45. ये फार्मूला आपको बताया था मैंने, ये इस फार्मूले से निकला है. ये न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इस तरफ ले आएंगे तो ए माइनस जेड हो जाएगा. तो ए माइनस जेड वाला फार्मूला यहाँ लगा है. दिस इज ए माइनस जेड विच इज़ इक्वल टू एन. एन को हम इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. ओके, दिस इज एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड. सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीशीज. कोई स्पीशीज है आर इक्वल टू 18. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन स्पीशीज आर इक्वल टू 18. इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है एंड न्यूट्रॉन 16. असाइन द प्रॉपर सिम्बॉल टू दिस एलिमेंट. इसके लिए आपको एक सिम्बॉल बताना है. तो ये कौन सा है, देखो एटॉमिक प्रोटॉन का नंबर कितना है, 16. 16 मीन्स दिस इज द एटम ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है. आपको ये याद करने पड़ेंगे 30 तक के सारे. तो ये सल्फर होता है. अब देखो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. मास नंबर किसको बोलते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन कितने 16, न्यूट्रॉन कितने 16, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन करेंगे. एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 13. सो जेड की वैल्यू कितनी है, 18. जेड की वैल्यू कितनी है, 16. ए की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 32. ओके, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 32. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 18 है, मतलब ये न्यूट्रल नहीं है. मतलब प्रोटॉन और व्हेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल देन इट इज़ न्यूट्रल. जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो वो न्यूट्रल स्पीशीज होती है. बट यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल नहीं है. देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने 16 है, प्रोटॉन कितने 16 है. सी दिस प्रोटॉन हियर इज 16 एंड इलेक्ट्रॉन इज हियर 18. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब क्या है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है. अगर ज़्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज होगा, कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा. सो अब ये स्पीसीज हमको पता है सल्फर है, तो हम एस लिखेंगे सिंपली. एस नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम 16. दिस इज़ सबस्क्रिप्ट और इसका मास नंबर ऊपर लिखा जाता है विच इज़ गोइंग टू बी 32 एंड सल्फर. अब इसके ऊपर -2 माइनस का चार्ज भी है तो ऊपर 2 माइनस लगा देंगे. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट रूल हाउ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. सो बिफोर यूजिंग द नोटेशन, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, बिफोर यूजिंग द नोटेशन दिस x इज इक्वल टू az, फाइंड आउट वेदर द स्पीसीज न्यूट्रल एटम.
सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि न्यूट्रल है या चार्ज है। ए कैटायन और एनायन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। इफ इट इज ए न्यूट्रल एटम, इक्वेशन इज वैलिड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इफ द स्पीशीज इन आयन, determine whether the number of proton are larger, cation positive ion, or smaller than the number of electron. Number of neutron is always given by a minus z. a minus z से आप हमें न्यूट्रॉन का नंबर पता कर सकते हो, whether the species is neutral or not. वो चार्ज है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रॉन का नंबर ऑलवेज भी सेम। ओके, एंड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। देखो, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। मैंने बताया था एक सोलर सिस्टम की तरह है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, है ना, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन, न्यूक्लियस को हम सन की तरह मान सकते हैं। न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन बीइंग सिमिलर टू लाइटर प्लैनेट, और इलेक्ट्रॉन को हम हल्के प्लैनेट की तरह मान सकते हैं। सो फर्दर, तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा फोर्स के लिए, फोर्स कूलम्ब फोर्स, इसको हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, विज इक्वल टू के Q1 मल्टीप्लाइड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला, है ना, जैसे सोलर सिस्टम के लिए वेयर Q1 एंड Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, जो भी चार्ज होता है प्लस माइनस, जो भी जितना भी चार्ज होता है उसको हम Q और Q से दिखाते हैं। सो Q1 एंड Q2, R इज द, R क्या है यहाँ पर, R स्क्वायर। R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज के बीच की सेपरेशन, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है ये। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस कौन सा, प्रोटॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फर्स्ट वन चार्ज इज़ फॉर प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज़ फॉर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज एंड K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज़ द कांस्टेंट, एंड इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो एंड K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये जो चार्ज, ये जो फार्मूला है किसके लिए लग रहा है, कूलम्ब फोर्स के लिए। एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल। देखो इस फार्मूले को देखो और इस फार्मूले को, दोनों सिमिलर नहीं लगते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे K है, इधर G है, इधर Q1 है, Q2 है, इधर M1 M2 है, दिस इज M2, हियर R स्क्वायर है, हियर R स्क्वायर, दोनों सिमिलर नहीं लगते। दिस फार्मूला इज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फार्मूला किसके लिए लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, मतलब सोलर सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है ये, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, एनी टू ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ दूरी पर रखे हों उनके बीच में अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी तरीके से कूलम्ब फोर्स लगेगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, वेयर M1 एंड M2 आर द मासेस, M1 M2 मासेस, R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मास, ये जो R है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस है, एंड G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, 9th क्लास का टॉपिक था ये। When classical mechanics applied to the solar system, it shows that planet describe well-defined orbit around the sun. जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि उनका एक वेल डिफाइंड पाथ होता है। वेल डिफाइंड पाथ मीन्स उनकी एक ऑर्बिट होता है जो कि फिक्स होता है, फिक्स ऑर्बिट में ही वो घूमते हैं, ऐसा नहीं कहीं पे भी घूमने लग जाएं, किसी भी दिशा में चले जाएं, उनकी अपने आप से कम ज़्यादा हो जाए डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता, वो फिक्स होती है। सो द थ्योरी कैन आल्सो भी कैलकुलेट प्रिसाइसली द प्लेनेटरी ऑर्बिट। प्लेनेटरी ऑर्बिट जो होते हैं, प्लेनेट का जो ऑर्बिट होता है उसको डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम से इस मॉडल को कंपेयर करें, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। मतलब न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमना चाहिए, इस तरह से, है ना। ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमना चाहिए। हाउएवर, घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? घूमना चाहिए अगर हम इसको सोलर सिस्टम से कंपैरिजन कर रहे हैं तो। लेकिन बट यहाँ इसका ड्रॉबैक, मतलब इसमें कमी क्या है, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, तो हम वो समझ रहे हैं। तो पहले हमने देखा इसकी सिमिलरिटी क्या है, अब इसका ड्रॉबैक। हायर व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, यू नो दैट जब कोई चीज़ घूमती है, सर्कल में कोई चीज़ घूमती है, इट अंडरगो एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मीन्स उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहती है ना, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ घूमती है तो, है ना, एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं, स्पीड का कम ज़्यादा होना। सो
वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी वर्ड यूज़ करो तो अच्छा है। ओके, हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगो एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन होगा। इवन इफ द बॉडी इज मूविंग इज अ कांस्टेंट स्पीड इन ऑर्बिट, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है फिर भी एक्सेलरेशन होगा। ये आप 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। इट मस्ट एक्सेलरेट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, उसमें स्पीड में इसकी एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लेनेट लाइक ऑर्बिट इज अंडर एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखें जो सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं उनमें भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहे हैं, मतलब गोल घूम रहे हैं। सो अगर कोई चीज़ घूमती है किसी चीज़ के चारों तरफ, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप टिक मार्क्स कर लेना। चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कोई चार्ज बॉडी किसी, अगर कोई चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और अगर सर्कल में इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब अगर कोई चार्ज है और वैसे घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें से निकलेगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, मतलब एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लेनेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये प्लेनेट के ऊपर काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज दे आर अनचार्ज, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट्स होगा ओनली एप्लीकेबल टू द चार्ज बॉडीज, नॉट एन अनचार्ज बॉडी। तो ये सोलर सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में सन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और प्लेनेट में भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों चार्ज हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेगा ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन। उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक मोशन से। तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, जैसे उसकी एनर्जी अगर कम होती है तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। ठीक है, किस तरह से छोटा होगा आप देखो, उसका ऑर्बिट छोटा होगा, जैसे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अगर इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इस तरह से घूमते घूमते इसका ऑर्बिट छोटा होगा, छोटा होते होते ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाएगा और एटम ख़त्म हो जाएगा। सो द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। और हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन शोड दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन्स ओनली 10⁻⁻8 सेकंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस में गिरने में सिर्फ इतना कम समय लगा, 10⁻⁻8। 10⁻⁸ का मतलब क्या? करोड़ से भी करोड़ गुना 1 सेकंड का करोड़ वाइसा, 1 सेकंड से भी इतना कम समय लगेगा उसको न्यूक्लियस में गिरने में। बट लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? न्यूक्लियस में अगर एटम इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा और ये एटम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इफ़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is described on the basis of classic mechanics electromagnetic theory. You may ask that since the motion of electron in orbit is leading to instability of the atom, अगर एटम इनस्टेबल है देन वाई नॉट कंसिडर द इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी। तो हम ऐसा क्यों ना सोचें कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा है बल्कि वहीं पे रुका हुआ है कहीं पे। इफ़ द इलेक्ट्रॉन वर स्टेशनरी, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस टू फॉर्म ए मिनिएचर वर्जन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे और चिपक जाएंगे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे, लेकिन ओरिजिनली ऐसा भी नहीं होता है। सो ये इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक थे। सो अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एक और, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उनकी पोजीशन क्या है, किस जगह पर वो फैले हुए हैं, कितनी डिस्टेंस पर हैं, न्यूक्लियस से उनकी दूरी कितनी है, किस स्पीड से वो घूम रहे हैं, है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। सो ये एक और ड्रॉबैक था। एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ Rutherford's model. Okay,
and the drawback of Rutherford model is solved by Bohr's model of atom and after quantum mechanical model of atom. Okay, so today today's class is enough for today's, आज के लिए इतना ही. सो जो भी हमने पढ़ा उसको what you should revise it and make your notes and read your NCERT book word to word. आपकी बुक को पढ़ें, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पढ़ें, याद करें. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू.